Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए CDP पेपर 2 के लिए मैंने आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दी है। जितने भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों के हुए हैं 2011 से लेकर के 2024 तक, इसके अलावा देखिए जो भी आप लोगों का थ्योरी पोर्शन होगा साथ साथ वो भी हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर बात करूँ देखिए CDP पेपर 2 के लिए। इसके बाद आपकी पेपर 1 की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि पेपर 1 में पेपर 2 में ज़्यादा डिफरेंस देखिए नहीं होता। थोड़े बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेपर 2 में क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं, पेपर 1 में हार्ड आ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही हम लोग यहाँ पर कर लेंगे CDP के। इसके अलावा देखिए SST के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज आप लोगों की चल रही है, और साइंस की जो है वो आज से आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो NCERT के नोट्स हैं इनकी क्लासेस भी आप लोगों की चल रही है, SST की भी और साइंस की भी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं, नोट्स की क्लासेस हैं, तो ये क्लासेस ज़रूर देखें। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं जो आप लोगों को दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन क्लासेस को भी ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल आप लोगों के एग्जाम के लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कथन ए दिया गया है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। देखिए केवल पाठ्य पुस्तक जो है वो सभी सीखने का केंद्र है, मतलब ऑल लर्निंग का। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर क्या है, गलत है। केवल पाठ्य पुस्तक जो होती हैं वो आप लोगों की सीखने का केंद्र नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे मेन लर्निंग कब होती है बच्चे की, जब हम बात करते हैं शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की। तो देखिए जब बच्चे को आप किसी एक्टिविटी में इंगेज कराते हैं, ठीक है, चर्चाएं कराते हैं, डिस्कशन कराते हैं, क्वेश्चनिंग होती है, तो वो क्या होती है, वो बच्चे की लर्निंग में हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पर केवल पाठ्य पुस्तक की बात की गई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तर्क दिया गया है, माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। देखिए आप बार बार बुक को रिवाइज कराते रहेंगे, बच्चे को बार बार उसी चीज़ को बच्चे को रिकॉल कराते रहेंगे, तो वो क्या होता है, वो एक तरीके की रॉट लर्निंग होती है आप लोगों की। ठीक है, और रॉट लर्निंग जो होती है वो नेगेटिव होती है पेडागोजी में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी यहाँ पर तर्क भी गलत हो जाएगा। क्यों, देखिए बार बार आप बुक को पुनः पेश करते रहेंगे तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या है, गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चे जो है वो सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब बच्चे को आप इंगेज कराओगे एक्टिविटीज़ में। ठीक है, बच्चे को सोशल इंटरेक्शन मिलेगा अपने सहपाठियों के साथ, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ें बच्चों की लर्निंग में हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर दो तरीके की मोटिवेशन होती है, एक होती है इंट्रिंसिक और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जो मोटिवेशन बच्चे के अंदर होती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब अंदर से होती है, जब बच्चा जॉय के साथ पढ़ता है। ठीक है, किसके साथ पढ़ता है, जॉय के साथ पढ़ता है। और देखिए जो एक्सट्रिंसिक होती है यहाँ पर बच्चा क्या करता है, रिवॉर्ड्स के लिए पढ़ता है, सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए। ठीक है, ग्रेड के लिए, ठीक है, या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए, फियर। ठीक है, किस चीज़ में फियर हो जाता है बच्चे के अंदर, पनिशमेंट से बचने के लिए। लेकिन जो इंट्रिंसिक होती है वो क्या होती है, वो बच्चे की होती है खुशी। जब बच्चा जॉय के साथ किसी काम को करता है, लगन के साथ किसी काम को करता है, तो वो क्या होती है, वो उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है रिवॉर्ड्स, तो रिवॉर्ड्स क्या होता है आपका, बाह्य होता है। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये भी आपका बाह्य होता है, पनिशमेंट से बचना, फियर ऑफ पनिशमेंट ये भी आपका बाह्य होता है। लेकिन देखिए फोकसिंग ऑन द जॉय ऑफ लर्निंग, देखिए सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके, तो ये क्या हो जाएगी आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए। तो देखिए जो वंचित पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं उनके समायोजन के लिए जो शिक्षक हैं वो सामाजिक बहिष्कार का यूज़ करेंगे, तो देखिए ये गलत हो जाता है यहाँ पर। सामाजिक हाशिकरण ये भी यहाँ पर नेगेटिव है। इसके अलावा मानकीकृत पाठ्यक्रम, तो देखिए मानकीकृत पाठ्यक्रम जो है स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, इसका भी आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना, ये नेगेटिव होता है पेडागोजी में। अब देखिए यहाँ पर लास्ट है आप लोगों का विभेदित निर्देश, तो देखिए जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं ये आप लोगों के बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पर जो बच्चे वंचित पृष्ठभूमि के हैं उनके लिए यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो क्या करेंगे, तो देखिए छात्रों की ज़रूरत के मुताबिक निर्देश तैयार यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, तो जो विभेदित निर्देश होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, छात्रों की ज़रूरत के मुताबिक जो निर्देश हैं वो तैयार किए जाते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, देखिए छोटे छोटे ग्रुप में क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर एक एक करके यहाँ पर एक एक करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि जो
शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स। देखिए जो अर्थपूर्ण अधिगम होता है उसमें क्या सम्मिलित है? पुरस्कार और दंड का प्रावधान। देखिए पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स आप लोगों को बच्चे को बार बार नहीं देने हैं, ये क्या होते हैं? ये नेगेटिव होते हैं बच्चे की प्रोग्रेस में, ठीक है। एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, सीखने के तरीके पर विचार या फिर साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर देना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर सीटेट में 1 नंबर दिया गया है इस पे बोनस मार्क्स। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम क्या करते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है इंटरेक्ट करने की एक दूसरे के साथ, तो ये भी क्या होता है? मीनिंगफुल लर्निंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम क्या करते हैं, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर हम लोगों को मिलते हैं, ये तो क्या हो जाएगा? देखिए ये तो नेगेटिव है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन आप लोगों को बच्चे के अंदर पैदा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने के तरीके पर विचार करना। देखिए रिफ्लेक्शन ऑन लर्निंग हाउ टू लर्न, तो ये भी क्या हो जाएगा आप लोगों का? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है जो आप लोगों के सही हैं, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से सही हो जाएंगे? सेकंड और थर्ड आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान भी यहाँ पर नेगेटिव है, और बच्चों के अंदर अगर हम कंपटीशन की अपॉर्चुनिटी देते हैं तो ये भी क्या होता है? यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर जो बच्चा किस चीज़ से जूझ रहा है, लोकोमोटर डिसएबिलिटी से जूझ रहा है, ठीक है। शारीरिक विकार बच्चे के अंदर है, ठीक है। गतिशीलता का विकार बच्चे के अंदर, तो उसके लिए व्हीलचेयर का यूज़ होना चाहिए। लार्ज प्रिंट बुक्स, देखिए प्रिंट बुक्स की तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई है। बर्ड प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर या फिर टेक्सटाइल्स मटीरियल। तो देखिए जो बच्चा विकलांगता से जूझ रहा है तो उसके लिए कौन सी चीज़ यूज़फुल होगी? तो वो होगी व्हील चेयर या फिर पहिया कुर्सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है, या फिर तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्वलन पेशकश की जाती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर सही होगा? तो देखिए जो आप लोगों का सामाजिक रचनात्मक कक्षा है उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए? ज्ञान के सहनिर्माण की एक प्रक्रिया है। क्या है ये? को कंस्ट्रक्शन है ऑफ अ नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चे के स्थायी परिवर्तन को मापने योग्य परिवर्तन है, तो देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन, देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बार बार आप बच्चे को देंगे तो वो भी क्या होता है? यहाँ पर नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कक्षा में प्रश्न जो है केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए। देखिए केवल जहाँ पर ओनली आ जाता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए, तो देखिए ये भी गलत है। किसी के भी द्वारा नहीं पूछे जाने चाहिए, तो देखिए ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बचता है ऑप्शन नंबर 4, यही आपका सही हो जाएगा। शिक्षकों और छात्र दोनों द्वारा पूछे जाने चाहिए और उत्तर दिए जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, कथन ए दिया गया है, मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो देखिए कथन ए बिल्कुल सही है। जब भी हम बच्चों को कोई भी चीज़ खोज करने के लिए देते हैं, तलाश करने के लिए देते हैं, तो वहाँ पर ये क्या हो जाता है? ये समस्या समाधान कौशल को इन्हेंस, मतलब यहाँ पर कौशल को बढ़ावा देता है, इसको इन्हेंस करता है। तो देखिए कथन ए जो है वो बिल्कुल सही है। तर्क दिया गया है, बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। बच्चे डिस्कशन से, जब हम बच्चों को डिस्कशन करने के लिए कहते हैं या फिर बच्चों की सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं। तो देखिए दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और ए की जो आर है वो सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार क्या होना चाहिए? अनुकूलन और पुनर्वलन के सिद्धांत, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, सहयोग और सकारात्मक पृथक्करण और नामीकरण। देखिए जब लेबलिंग की बात करते हैं या बच्चों को पृथक सेग्रीगेशन करने की बात करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है आपका पेडागोजी में, ठीक है। कंपटीशन बच्चों के अंदर पैदा नहीं करना है, ठीक है। कंपटीशन भी बच्चों के अंदर पैदा नहीं करना है। इसके अलावा कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट भी क्या होता है? यहाँ पर गलत है। जो
सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि उचित कक्षा का वातावरण का आधार क्या होना चाहिए, तो वो होता है सहयोग और कोलैबोरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। देखिए, सीखने के लिए मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति और अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता लगाया जा सकता है। यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। यह बच्चों की व्यक्तिगत और विशिष्ट ज़रूरतों को नहीं पहचानता। देखिए, नहीं पहचानते तो नेगेटिव हो जाएगा। यह शिक्षकों को मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है, तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चों को ही पहचानने में मदद करेगा, तो ये भी गलत है। और देखिए, मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति और अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है, तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल एक ही, तो देखिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो जो सही होगा वो क्या है, यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गणित अवधारणाओं और गणना में कठिनाई किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, मैथमेटिकल कंसेप्ट की। तो देखिए, मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बताई थी कि जब मैथ्स की बात होती है, कैलकुलेशन की बात होती है, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, डिसकैलकुलिया। क्या आ जाता है, डिसकैलकुलिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर डिसग्राफिया है, ग्राफ मतलब प्लॉट करते हैं हम। ठीक है, ग्राफ मतलब हमारी राइटिंग से है, तो इसका मतलब जब राइटिंग में विकार होता है, हमारे लिखने में विकार होता है, तो तब आता है डिसग्राफिया। इसके अलावा देखिए, डिसलेक्सिया जो होता है ये होता है हमारा पढ़ाई, रीडिंग में विकार जो होता है वो होता है डिसलेक्सिया। पढ़ने में विकार जो होता है वो होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है कथन ए दिया गया है, समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। देखिए, केवल विशेष बच्चे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, टैग वर्ड्स हैं आप लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव। वहाँ पर जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, अगर उन लोगों को आपने एक बार पढ़ लेते हैं आप उन चीज़ों को, तो ये आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्प इनसे आप लोगों को मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, कथन ए दिया गया है, देखिए यहाँ पर केवल है, तो ये देखिए गलत हो जाता है। देखते हैं आप लोगों को पता चल गया, यहाँ पर केवल है तो नेगेटिव है। तर्क दिया गया है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को ही पोषित किया जाए। देखिए, केवल कुछ ही। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है छात्रों में भय और तनाव पैदा करना। सेकंड दिया गया है असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना। थर्ड है छात्रों के बीच तुलना करना, या फिर फोर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। तो देखिए, मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो वो होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। छात्रों के बीच देखिए तुलना, कंपेयर नहीं करना है। असुरक्षा और हानि की भावना पैदा करना, ये भी गलत है। भय और तनाव पैदा करना, ये भी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। दृश्य स्थानिक बुद्धि की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, दिखने से आप लोगों को पता चल रहा होगा। अब आप देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, लय, ताल, मीटर, स्वर। देखिए, बात हो रही है लय, ताल, तो देखिए ये आप लोगों के दिखने से संबंधित नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। कहानियों व कविताओं को समझने एवं गढ़ने की क्षमता। इसके अलावा प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों, चट्टानों, पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो देखिए, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा। बात कर रहे हैं दृश्य स्थानिक बुद्धि की, तो वहाँ पर होगा आपका देखना, मतलब छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, ये हम लोगों का ताल मतलब म्यूजिकल इंटेलिजेंस से संबंधित है। कहानी व कविता, ये भी आप लोगों की किससे है, ये भी आप लोगों की दृश्य स्थानिक बुद्धि से संबंधित नहीं है। इसके अलावा वर्गीकृत करना, ये भी इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा तीनों ऑप्शन क्या हैं यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुकूलन की, पुनर्वलन की, सांस्कृतिक परिवेश की, या फिर अनुवांशिकता की। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, ना ही लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार पूछी है, तो देखिए लेव वाइगॉत्स्की जो फोकस करते हैं तो लैंग्वेज पे करते हैं। ठीक है, एक तो लैंग्वेज पे करते हैं, इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन पर करते हैं। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन पर करते हैं।
और जो थर्ड होता है वो होता है सांस्कृतिक कल्चर। ठीक है, किस चीज़ पर? कल्चर पर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर है, तो देखिए सांस्कृतिक परिवेश, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, हॉवर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तो देखिए किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, किसका? बॉडी का और ऑब्जेक्ट्स का। तो देखिए कौन सी हो जाएगी? मैथमेटिकल। देखिए गणितीय बुद्धि, यहाँ पर गणित की तो बात नहीं हुई है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इंटरपर्सनल जब हम अंतर व्यक्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर हम किस चीज़ की बात करते हैं? जब हम दूसरों के अनुभवों को, ठीक है, वो सैड क्यों है, उनकी भावनाओं को हम लोग समझ पाते हैं, तो वहाँ हो जाती है इंटरपर्सनल। ठीक है, लिंग्विस्टिक भाषाई, जहाँ पर हम भाषा की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? आपकी बॉडी की। ठीक है, शारीरिक, तो कौन सी हो जाएगी? शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है उचित समावेशन, सेकंड है मानकीकृत मूल्यांकन, थर्ड है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, या फिर फोर्थ है दृष्टि में अनम्यता। तो देखिए दृष्टिकोण में अनम्यता नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नॉन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो देखिए तो नेगेटिव हो जाएगा। गैर प्रासंगिक, देखिए प्रासंगिक पाठ्यक्रम होता तो भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन, देखिए स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड जहाँ पर यूज हो जाता है वो नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट भी क्या है? गलत है। तो जो यहाँ पर सही रणनीति है वो है उचित समावेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? तो देखिए यहाँ पर जो ये चीज़ बोल रहे हैं टीचर कि स्ट्रॉन्ग बनो, लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, जेंडर क्षमता को, जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर भूमिका में लचीलापन, या फिर जेंडर समानता। देखिए समानता की बात तो यहाँ पर नहीं हो रही है, जेंडर क्षमता की बात भी यहाँ पर नहीं हो रही है, लचीलेपन की भी नहीं हो रही, किस चीज़ की है? जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? तो देखिए कौन से हैं? देखिए बात करें हम अगर जीन पियाजे की, तो इन्होंने 4 ऐसे कारक दिए हैं, ठीक है, जो विकास की दिशा को निर्धारित करते हैं। पहला आता है आपका मैच्योरेशन। ठीक है, क्या आता है? मैच्योरेशन, परिपक्वता। ठीक है, तो देखिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है आपका एक्टिविटी। ठीक है, क्या आ जाता है? एक्टिविटी, क्रियात्मकता। ठीक है, क्रिया आप लोगों की, ये भी सही हो जाता है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे देखिए आता है यहाँ पर सोशल एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या आता है? सोशल एक्सपीरियंस। तो देखिए सोशल एक्सपीरियंस मतलब आप लोगों का फोर्थ नंबर का भी बिल्कुल सही है। और लास्ट जो आता है वो आता है संतुलीकरण, जिसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या होता है? इक्विलिब्रियम, संतुलीकरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संतुलीकरण जो है वो आप लोगों का फोर्थ नंबर पे होता है। तो देखिए फर्स्ट भी सही है, इसके अलावा फोर्थ भी सही है और फिफ्थ भी सही है, लेकिन कोई भी ऑप्शन में ये तीनों पॉइंट्स एक साथ नहीं दिए हुए हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को 1 नंबर बोनस मिला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन में जो है ये तीनों के तीनों पॉइंट एक साथ नहीं दिए हुए हैं, और यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। इसके अलावा इक्विलिब्रियम इनकी फोर्थ नंबर का कारक हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 कारक हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, मैच्योरेशन, एक्टिविटी, उसके अलावा सोशल एक्सपीरियंस, और लास्ट आता है आपका संतुलीकरण, इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में आप क्या कहेंगे जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है? तो इसका मतलब क्या है? देखिए कि बच्चे के अंदर जो संरक्षण है उसका कौशल अभी डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, इसी वजह से बच्चा क्या कर रहा है कि जब एक पात्र से दूसरे पात्र में चीज़ें डाली जाती हैं तो बच्चा सोच रहा है कि बर्तन के आकार के अनुसार वो कम या बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है, बच्चे ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल किया। देखिए वस्तु स्थायित्व का गुण कब आता है बच्चे का? ये फर्स्ट स्टेज में ही आ जाता है जीन पियाजे की। कब? जब बच्चे के टॉयज़ को आप छुपा के रख देते हैं और बच्चा उन चीज़ों को ढूंढ लेता है। ठीक है, तो ये वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। इसके अलावा जीववादी सोच, तो देखिए जीववादी सोच जो बच्चे की होती है वो डेवलप होती है जब बच्चा
जैसे आप मान लीजिए बच्चे के चोट लगती है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिस चीज़ से चोट लगती है उसको मारते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है, तो वो सोचता है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके अंदर भी सजीव गुण हैं। ठीक है, वही क्या होगी, जीववादी सोच। देखिए जीववादी सोच की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है, तो ये दोनों गलत पॉइंट हो गए। बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में असक्षम है, तो देखिए क्रमबद्धता की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है, तो तीनों पॉइंट्स यहाँ पर गलत हो जाते हैं। कंजर्वेशन, सीरिएशन और क्लासिफिकेशन, देखिए ये तीनों पॉइंट्स जो है ये किस में आते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। जीन पियाजे की जो थर्ड स्टेज होती है, ठीक है, उसमें ये तीनों जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अभी जो है इस एग्जाम्पल से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि यहाँ पर जो संरक्षण का गुण है, जो कंजर्वेशन का गुण है वो बच्चों के अंदर पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर कि जब पात्र में चीज़ें हटाई जा रही हैं दूसरे में डाली जा रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है कि उसको सोच रहा है कि वो आकार के अनुसार कम या बढ़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जीन पियाजे की यहाँ पर स्टेजेस की बात की गई है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, उनका सही क्रम क्या है। तो देखिए सही क्रम कौन सा होता है, तो देखिए सबसे पहले नंबर पर आती है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, कौन सी आती है आपकी, सेंसरी मोटर। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी प्री ऑपरेशनल। ठीक है, कौन सी आ जाती है, प्री ऑपरेशनल आ जाती है। फिर आती है कंक्रीट ऑपरेशनल थर्ड नंबर पर। ठीक है, और फोर्थ नंबर पर कौन सी आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो देखिए यहाँ पर 4 स्टेजेस हैं, इसको आप याद रख सकते हैं SPCF से। ठीक है, SPCF। अब देखिए ये जो क्रम है वो किस में सही है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर 1 में। पहले संवेदी चालक चरण आएगा, फिर पूर्व सक्रियात्मक, फिर मूर्त सक्रियात्मक और लास्ट आता है आपका अमूर्त सक्रियात्मक चरण। ठीक है, तो चारों जो पॉइंट है ये आप लोगों के सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी और वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो देखिए जब बात होती है किस चीज़ की, देखिए जब सोशल इंटरेक्शन की बात होती है पीयर्स के साथ जब बच्चा सीखता है, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन की तो बात होती है लेव वाइगोत्स्की की। और देखिए जो टर्म है कौन सी, मोर नॉलेजेबल अदर्स या मोर नॉलेजेबल पीयर्स एंड अडल्ट्स, ये किसके द्वारा यूज़ की गई है, ये यूज़ की गई है लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, कौन करता है, परिपक्वता करती है, पाण करता है, अनुकूलन करता है, फिर समाजीकरण करता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा, तो अनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को कौन संदर्भित करता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है मैच्योरेशन। क्या हो जाएगी आपकी, परिपक्वता। ठीक है, यहाँ पर स्कैफ फोल्डिंग नहीं, क्योंकि देखिए स्कैफ फोल्डिंग में हम जब बच्चे को हिंट देते हैं, ठीक है, हिंट के द्वारा जब बच्चा किसी कार्य को पूर्ण करने में सक्षम हो जाता है वहाँ पर होती है स्कैफ फोल्डिंग। अडेप्टेशन की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है, अनुकूलन की। ठीक है, सोशलाइजेशन बच्चे का होता है जब बच्चा सहकर्मी मतलब सह पाठ्यक्रम अपने सहकर्मियों के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, या फिर हम किसके साथ बोल देते हैं, परिवेश के साथ, ये क्या हो जाता है, ये सोशलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन की भी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जेनेटिक्स चीज़ों की हुई थी, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो देखिए यहाँ पर जो नेहा है वो डर रही हैं कि कहीं उन्होंने जो स्वीट है वो खा ली तो उनको पिटाई भी पड़ सकती है, पनिशमेंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो स्टेज यूज़ हुई है कौन सी हो जाएगी, तो वो है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। पनिशमेंट से बचने के लिए जो बच्चा जब कार्य करता है तो वो कौन सी स्टेज हो जाती है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, जो लेवल 1 में ही आती है। ठीक है, कोलबर्ग की जो लेवल 1 है, ठीक है, उसमें ही ये वाली स्टेज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। तो देखिए जब हम हेड टू टो की बात करते हैं कि सिर से कहाँ तक, सिर से बाकी हिस्सों तक जाता है, तो वो होता है शीर्षगामी सिद्धांत, सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, जब हम बात करते हैं सेंटर टू आउटवर्ड, ठीक है, सेंटर टू एक्सट्रीम या फिर आउटवर्ड, तो कौन सी चीज़ आती है, तो वो आता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, कौन सा आ जाता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आप लोगों का ज़रूर पूछा जाता है, दोनों ही ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कथन ए दिया गया है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है, ऑप्शन नंबर ए जो कथन ए है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है, जो विकास के सभी आयाम हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तर्क भी यहाँ पर बिल्कुल सही है और ए की जो आर है वो सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। देखिए जो रचनात्मक बच्चे होते हैं, जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, उनमें कौन सी चीज़ होनी चाहिए, विचारों की अनम्यता, उब के लिए उच्च सहिष्णुता या फिर जटिलता की वरीयता, अभिसारी सोच। तो देखिए जब क्रिएटिव लर्नर्स की बात होती है, क्रिएटिव चिल्ड्रन की बात होती है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है प्रीफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। क्या हो जाता है, प्रीफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए रिजिडिटी फॉर आइडियाज़ बिल्कुल गलत है, हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डसम ये भी बिल्कुल गलत है, अभिसारी सोच। देखिए अभिसारी सोच जो है वो यहाँ पर जो क्रिएटिव चिल्ड्रन है उनके लिए कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती बल्कि क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग भी गलत हो जाती है। तो बचता क्या है यहाँ पर, प्रीफरेंस फॉर जटिलता के लिए वरीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग होती तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग है तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिव चिल्ड्रन से का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है। देखिए बच्चे की विफलता के लिए कौन सा जो कारक है वो यहाँ पर जिम्मेदार होता है। सहयोगात्मक शिक्षा, देखिए तो पॉजिटिव पॉइंट है। समावेशी कक्षाएं, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सार्थक अधिगम। देखिए सार्थक अधिगम भी बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सा यहाँ पर जिम्मेदार, विफलता के लिए जिम्मेदार है वो है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं। तो देखिए सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, अमूर्त समस्याओं पर काम करना, पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत करना। तो देखिए यहाँ पर चारों ही पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। देखिए सक्रिय अन्वेषण ये भी बिल्कुल सही है, अमूर्त समस्याओं पर काम करना ये भी बिल्कुल सही है, पूछताछ और प्रयोग ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत ये भी क्या होता है आपका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चारों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट और देखिए लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को किस और असफलता को किस रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो देखिए यहाँ पर फिक्स तो आप लोगों को चीज़ें नहीं करनी है, तो फिक्स वाले तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, वृद्धिशील होना चाहिए, तो देखिए दोनों पॉइंट में वृद्धिशील है। क्या आप बच्चे को शेमफुल और ह्यूमिलेटिंग करेंगे, तो देखिए ये तो यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर 2 वृद्धिशील बनाएंगे और सुधार के अवसर बच्चे को देंगे। ठीक है, इस चीज़ के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज आप लोगों की जो चल रही है, सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। काफ़ी हेल्पफुल क्लास आप लोगों के लिए होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।